नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 7वां प्रकरण, हृदय का हुड्डा। नाग कन्या की अद्भुत बातों की भांति गांव में जीवी की बातें भी हो रही थी। खास तौर से उन मेले वालों में से कोई कहता था कान्जी लाया तो उसे अपने घर में डालने को था, पर हीरा और भगत जी ने उसे खूब समझाया। उसे भी, जीवी को भी बड़ी देर तक भगत जी के घर में बिठा कर रखा गया था। कान्जी टस से मस नहीं होता था। अंत में उसके बड़े भाई को बुलाया गया। वह कान्जी के सामने रोया, झीका। तब कहीं जाकर कान्जी माना तो सही, पर गुस्सा होकर सो गया। लेकिन इसके बाद हीरा और भगत जी सोचने लगे कि अब इस रांड का क्या करें। मुर्गा बोलने वाला था, वापस भेजने जाते तो दिन निकल आता। फिर भी कहते हैं कि वह बेचारी तो जाने के लिए तैयार थी, पर कान्जी के भाई को डर लगा कि आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन कान्जी इसे लेकर भाग जाएगा। इसीलिए उस टोंटे ने इस धूलिया के साथ गठजोड़ा करने की जुगत की। धूलिया के लिए तो जैसे भगवान ही नीचे उतर आए, नहीं तो धूलिया भाई के कपाल में ऐसी इंद्र की परी जैसी औरत कहाँ लिखी थी। तो कोई यह भी कहता इस बेचारी के कुटुंब में कोई नहीं है। बाप है सो अफीम खाकर पीनक में रहता है, उसके बाद सौतेली माँ है, घर में तो उसी की चलेगी ना। इसलिए उसने माँ ने अपने पीहर में होगा कोई काना, लूला या कोई बूढ़ा खच्चर, ऐसा होगा तभी तो यह घर से भाग निकली है। नहीं तो अगर कोई अच्छा आदमी होता तो खुद ही सोचो, तो क्या इस ठिगने धुलिया से कोई खुशी के साथ शादी करता? तो कोई भगत जी को ही इसका मध्य बिंदु बनाता। यह सब कारिस्तानी इस भगतरा की है। इसी ने धूलिया पर कोई जादू किया है। औरत क्या है, देखने दिखाने लायक है, लेकिन इस प्रकार बेचारी का जीवन नष्ट कर दिया। तो कोई इसका प्रतिरोध करता, अरे चल चल, इसमें जीवन नष्ट करने की क्या बात है। ये नहीं तो इसका भाई दूसरा, कोई न कोई तो ढूंढना ही पड़ता। बाकी सब में क्या लाल लगे हैं। सच पूछो तो सुंदर पति की अपेक्षा तो ऐसा ही अच्छा है। बेचारा न तो तेरी मेरी जैसी कोई रांड ही मोहित हो और न ही मालकिन का ही जीवन नष्ट हो। तो फिर काली जैसी कोई रहट के पालने की याद करती हुई चुपचाप कहती, इस धूलिया का तो इधर उधर का बहाना ही है। काना भाई को तुम कच्चा न समझना, देख लेना, जीते रहो तो याद करना कि काली क्या कहती थी। और यूं एक नहीं अनेक बातें हो रही थी। ये बातें विशेष रूप से स्त्री समुदाय में और वह भी पनघट पर होती थी। बाकी कुछ वृद्धों के सिवाय समस्त पुरुष समुदाय को आजकल ऐसी बातें करने की फुर्सत ही नहीं थी। एक और खलिहान में धान की दाएं चल रही थी। दाएं मतलब गेहूं, जौ, चना, धान आदि को काटकर खलिहान में इकट्ठा करके उसके ऊपर गोलाकार बैलों को घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को दाएं कहते हैं। तो दूसरी ओर रबी की फसल के लिए हल चल रहे थे। रात के वक्त 2 घड़ी की फुर्सत मिलती, लेकिन उस फुर्सत का उपयोग तो अनादिकाल से चली आती रीति के अनुसार हुड्डा गाने में ही होता। दिवाली का दिन आया और गांव का वातावरण बिल्कुल बदल गया। जिन्हें मनुष्यों से घृणा थी, ऐसे 1-2 आदमियों के अलावा आज समूचे गांव ने काम को 2 दिन के लिए खूंटी पर लटका दिया था। साधारण दिनों में नहाते वक्त रोने मचलने वाले बालक भी आज तो बड़े सवेरे ही नहाकर और फूलदार कपड़े पहनकर मुखिया की बैठक की ओर रवाना हो गए थे। खाट में बैठे होने के बाद मुंह फाड़ फाड़ कर जम्हाई लेकर अफीम मांगने वाले अफीमची लोग भी हुक्का ले लेकर मुखिया की बैठक में आकर दीवार के सहारे बैठ गए थे। स्त्रियों को यद्यपि रोज के जितना ही काम था और उन्हें कहीं मंडली में भी नहीं जाना था, तो भी आज तो दिवाली है, यह प्रसन्नता उनकी चाल और मुख पर झलक आती थी। और जवानों का तो पूछना ही क्या, सब अपनी मनचाही टोली में मतवाली चाल से चलते और हुड्डा गाते मुखिया की बैठक में आ रहे थे। बैठक में आते ही वे अपने गीत की पंक्तियों को छोड़कर वहाँ गाए जाने वाले गीत की पंक्तियों को उठा लेते और यूं उस वातावरण में स्वयं भी खो जाते थे। परंतु अभी हुड्डा का असली रंग नहीं जमा था। 2 रसिक वृद्धों ने तो कहा भी, अरे ये तुम हुड्डा गाते हो या मजाक करते हो, जरा स्वर को ऊंचा चढ़ने दो। तो कोई जवाब देता, इनसे कुछ नहीं होगा, अभी उस लाल टोली, यह नाम कान्जी और हीरा की टोली को दिया गया था, को आने दो, फिर देखना रंग। और तभी मोहल्ले के नाके से आती आवाज़ कान में पड़ी। हरदौर्मी से गाए गए गीतों की मिठास और मादकता ही कुछ और होती है। कान्जी, हीरा और एक तीसरा,
यूं 3 जने एक दूसरे की कमर में हाथ डाले ऐसे चल रहे थे जैसे शराब के नशे में झूम रहे हों। पीछे इसी ढंग से आती 4 जवानों की टोली सुर मिला रही थी। ब्याहे ब्याहे रे सघन वन में कभी, वेलू और भोजा ग्वाल, कहाँ से लाओगे रे वन में बाजा, भोजा कहाँ से शहनाई की जोड़। जबकि भोजा जवाब देता है, 125 ग्वाला वेलू गाने की आवें, उनमें ढोली का बेटा भी संग। ढोली मतलब ढोल बजाने वाला। और इस प्रकार गाती गाती ये लाल टोली बैठक में आ खड़ी हुई। बैठक का सारा वातावरण ही जैसे इन लोगों के अधीन हो, ऐसे इन लोगों के लिए जगह की गई। हुड्डा गाने वाले जवानों ने भी 2 भागों में बंटकर इन लोगों के ही हुड्डा को चालू रखा। गीत आगे बढ़ा। वेलू नाना प्रकार की बाधाओं का उल्लेख करती है। नारियल की बाधा सामने आती है। उसका जवाब भी भोजा के पास तैयार है। हमारे वन में है अनगिन बिल्लियाँ, वे सब हर्ष से आएंगी मेरे काम। और इस प्रकार बाधाओं का उल्लेख करती हुई वेलू को संतोषप्रद उत्तर देता हुआ भोजा अंत में उससे विवाह करता है। प्रकरण पूरा होते ही कान्जी चुप हो गया। सामने दीवार के सहारे बैठे भगत जी से कहा, भगत जी जरा हुक्का तो पिलाओ। अरे भाई क्यों नहीं, लो न, भगत जी के पास बैठे एक अफीमची ने कहा, और जैसे तम्बाकू का सारा सत खींच लेना चाहता हो, ऐसे हुक्के की नली से मुंह लगाए लगाए ही उसे बढ़ाता हुआ झुका। आसपास के लोगों के साथ कांजी भी हंसा। आंगन में हुक्का भरने के लिए सुलगाई गई आग के पास टोल बनाकर खड़े हुए लड़के पटाखे छुड़ा रहे थे। दूसरी ओर बैठक में कुसुम्बा की हथेलियां भरकर एक दूसरे के सामने की जा रही थी। अरे आज दिवाली के दिन भी क्या ना की जाती है, क्या मेरा हाथ पीछे हटाओगे। ऐसे 12 महीने के बाद आने वाली खुशी के दिन भी ना, ऐसे आग्रहों से बैठक गूंज सी रही थी। फिर भी न जाने उस गीत के बंद होने के कारण या उस प्रेम कथा के रस में सराबोर प्राणों के विरह वेदना अनुभव करने के कारण, चाहे जो कुछ हो, पर हर एक व्यक्ति के हृदय को एक प्रकार की निस्तब्धता ने घेर लिया था। इसके बाद सुखड़ी बटी। सुखड़ी मतलब आटे, घी और गुड़ से बना एक खाद्य पदार्थ, जिसे थाली में जमाकर बर्फी की तरह काटकर उसकी कतलियाँ बना ली जाती हैं। और वहाँ से उठी हुई मंडली दूल्हा की नई औरत करने की खुशी में उसके द्वारा दिए गए निमंत्रण का आदर करने के लिए उसके यहाँ जा बैठी। कान्जी का हुड्डा चालू ही था। भोजा के साथ खेल ही खेल में ब्याही हुई वेलू बड़ी होती है। उसके रूप पर मुग्ध राणा उसके बाप के पास विवाह का प्रस्ताव भेजता है। राणा से कौन इनकार कर सकता है, उससे अच्छा जमाई और कौन मिल सकता था। राणा भोजा गुजर को बारात में आने का न्योता भिजवाता है। भोजा घोड़े पर रख ले जीन, मेरी बारात में जल्दी आ। भोजा को वन में ढोर चराते हुए दिन और वेलू के साथ हुए अपने विवाह की याद आती है। विचार मग्न हो जाता है। मन की इस परेशानी को झालोर गाय, कामधेनु जैसी गाय को झालोर गाय बोलते हैं, के सामने व्यक्त करता है। राजस्थान के एक स्थान का नाम जहाँ की गाय प्रसिद्ध है। झालोर गाय की सम्मति मानकर पाताल में चरती बावली घोड़ी खरीद लाता है। राणा की बजी है 36 शहनाइयाँ, उस गुजर के ढमके हैं ढोल। राणा की बारात में जाने की अपेक्षा भोजा स्वयं दूल्हा बनता है। 125 गुजरों के समूह के साथ भोजा भी राणा के बगल में पड़ाव डाल देता है। वेलू का बाप परेशानी में पड़ जाता है। अंत में फौलादी दरवाज़ा तोड़ने और कोर्ट से कूद जाने की कड़ी शर्तें रखता है। लेकिन इसमें तो उल्टी भोजा की ही जीत होती है। वेलू के बाप की परेशानी और बढ़ती है। दोनों दूल्हे तोरण के सामने आ खड़े होते हैं। राणा तोरण पर जरी की धोती डालता है, जबकि भोजा हार डालता है। यह बात जानकर वेलू कहती है, धोती वोती तो राणा फट जाएगी, मेरे हिये में रहेगा वह हार। इतना होने पर भी वेलू का बाप लड़की को राणा के साथ ब्याह देता है। राणा वेलू को लेकर वापस लौटता है, परंतु 3 राहों का आया तिराहा, बैठी रिस होके बेलू नारी। और जो वेलू ब्याह होने तक बाप के आगे मुंह तक न खोल सकी थी, वह बियाबान जंगल में राणा से साफ कह देती है, क्यों रे चलू राणा गंजे, तेरे मुंह पर नहीं है मूछ। इस पंक्ति को पूरी करके कान्जी एक युवक की ओर देखकर बोल उठा, इसे कहते हैं औरत। ये तो सतयुग की बातें हैं, इस कलयुग में तो ऐसा कहते हुए एक अधेड़ के बीच में ही कान्जी बोल उठा, आजकल की तो उल्टी सामने वाले का सिर कटवा दें। और फिर अपनी बारी आने पर गीत गाने लगा। वहाँ से तो वेलू को जाना पड़ता है, पर इतने में ही एक कलार की दुकान आती है।
राणा के संगी साथी शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं। इस अवसर से लाभ उठाकर वेलू उस कलारिन के यहाँ छिप जाती है। पीछे से भोजा भी शराब पीने आ पहुँचता है। वेलू के पैर के तलवे उसकी नज़र पड़ते हैं। वह कलारिन से पूछता है, सच बता रही भाथू कलारिन, तेरे घर में है कौन सी नारी? भोजा और वेलू के प्रेम से अनजान कलारिन बहाना बनाकर बात को उड़ाना चाहती है, पर भोजा नहीं मानता। अंत में वेलू उसके हाथ लगती है और इसके बाद जब सुखी जीवन बिताने के दिन आते हैं तो दूल्हा अपने दरवाजे में खड़ा होकर कान्जी को आवाज़ लगाता है, कान्हा भाई जरा इधर आना। विवश होकर कान्जी उठता है। जरा सुखड़ी बनाने की तरकीब तो बताओ, देखो ये इतना आटा, लेकिन जब ये समूचा हीरा ही तेरे पास बैठा है तो भी तू बता तो सही। ले, कुछ नहीं करता तो यहाँ बैठकर हुक्का तो पी। हीरा ने हुक्का रखा और पस्सी भरकर ये अंदाज करने लगा कि वह कितने शेर होगा। पस्सी मतलब दोनों हाथ भरकर अंदाज करना। कान्हजी खाट पर बैठा था। सामने की कोठी के सहारे नए कपड़ों में लिपटी जीवी बैठी थी। नानी बुढ़िया आटे की डलिया लेकर उठी। जीवी के मुंह को खुला देखते ही बोली, हाय हाय बहू, सामने वह कान्हा बैठा है, जरा घूंघट तो काढ़। यदि ये कहा जाए कि इससे कान्जी तड़प उठा तो अनुचित नहीं है। जिस मुंह को देखकर ही संतोष किया जा सकता था वह भी आज से सदा के लिए बंद हो रहा है। कहा, अरे क्या पागल हुई है नानी काकी, क्या मुझसे भी घूंघट काढ़ा जाएगा? मैं और दूल्हा तो एक ही उम्र के हैं। तो भी तू महीना आधा महीना बड़ा तो होगा ही। जिस दिन तेरी माँ सोहर से नहाई उसी दिन धुलिया का। हीरा बोल उठा, अरे समझ गए भैया, बरस 2 बरस का फ़र्क हो और घूंघट काढ़ा जाए तो कोई और बात है। दूल्हा बोला, और घूंघट काढ़ने से ही क्या होता है यह तो। और बुढ़िया को अपनी ओर घूरते देखकर कहने लगा, तू मेरी तरफ यूं क्यों देखती है माँ, घी गुड़ कब लाएगी? कान्हजी अभी तक उस घूंघट की ही धुन में था। जिस शब्द को जीभ पर लाते शायद महीनों लग जाते, और वह भी महामंथन के बाद। वह झट से होठों के बाहर निकल पड़ा, नहीं री जीवी भाभी, ऐसी 1 महीने की लोहर बढ़ाई मैं घूंघट नहीं होता, समझी नानी काकी। तो वैसे ही तो मैं ही कौन इसके पीछे पड़ी हूँ। वह तो आज मेरी नज़र पड़ गई, इसलिए मैंने कहा कि काढ़ लिया होता तो अच्छा था, नहीं तो न भी काढ़े तो क्या बिगड़ जाता है। घी की चपटिया के साथ बाहर आती आती नानी बुढ़िया ने कहा, चपटिया मतलब मिट्टी का पात्र। और इसके बाद घी उड़ेलते उड़ेलते मुंह मटकाकर बोली, इस हीरा के बाप के साथ और मेरे साथ भी यह तुम्हारे जैसा ही हुआ। मैं पहली बार ही सासरे आई थी। जैसे ये जीवी बहू बैठी है ऐसे ही मैं भी बैठी थी, और वे ऐसे बैठे थे जैसे तू आकर बैठ गए। इतने में घर में मेरी सास, अरे तू एक बार गुड़ लाकर दे दे, दूल्हा ने ऊब प्रकट की। बुढ़िया बात अधूरी छोड़कर फिर उठी। ये अवसर पाकर कान्जी भी उठ गया। बाहर गीत गाने वाले युवक वेलू और भोजा के संक्षिप्त विवाहित जीवन का भाग पूरा कर चुके थे। अच्छे अच्छों के कठोर हृदय को पिघला देने वाले अंतिम भाग में कान्जी ने स्वर मिलाया। एक संध्या को झरोखे में खड़ी वेलू पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। शंका कुशंका में गोते खाता मन पूछता है, रोज तो ढोर इससे पहले ही आ जाते थे, आज कैसे देर हो गई। इतने में ही गायों के झुंड को खड़े खेत में होकर आते देखा। वेलू सोचती है, सीधे रास्ते आती थी नित्य रे, क्यों रुंदा हरा भरा धान। तभी झालोर गाय आ पहुँचती है। उसके सींगों को रंगा देखकर वेलू पूछती है, कहाँ से रंगाए माता सिंगरी, तेरा कहाँ है भोजा ग्वाल। गाय जवाब देती है, सामने सीम में है सांप की बांबी, हर्ष से रंगे हैं मेरे सींग। वेलू फिर वही प्रश्न करती है, अच्छे रंगे हैं माता सिंगरी, पर छोड़ा कहाँ भोजा ग्वाल। कुछ देर गपशप करने के बाद गाय कहती है, छोटे नीम के नीचे भोजा सो रहा, कोई लंबी के चादर तान। गाय के इन वचनों और रंगे हुए खून से भरे सींगों को देखकर बेलू समझ जाती है। एक बार तो गाय को धिक्कारती है, पर होश आते ही शोक को छोड़कर कहती है, भोजा गया सो तो कुछ नहीं माता, पर देखता वेलू की बाट। और गाय के साथ ही बेलू वन को चल देती है। भोजा के मृत शरीर को अपनी गोद में रखकर चिता की उठती हुई लपटों के बीच में वेलू कहती है, हर्ष से ब्याहे हम वन में भोजा, हर्ष से जलेंगे आज। और समाप्त होती प्रेम कथा की हर्ष भरी इन करुण पंक्तियों ने किसी की आंखों में आंसू ला दिए तो किसी से मन मन के निश्वास छुड़वा दिए। कान्हजी ने एक भारी निश्वास छोड़ते हुए
दूर बैठे भगत जी से कहा, इसका नाम है प्राणों का मिलन। क्यों भगत जी? हाँ, प्राण जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब ये हाल हो जाता है कि कांटा तो लगता है एक को और उसकी पीड़ा होती है दूसरे को। सच है भगत जी, जब लगन लगती है तब एक प्राण दो शरीर वाली दशा हो जाती है। मनारे के बाप ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद कांजी के भाई ने नरसिंह मेहता और मीरा का उदाहरण दिया। तभी मैं भी कुछ जानता हूँ ये दिखाने के लिए मुखिया बोल उठे, अरे पर दूर क्यों जाते हो? भगवान ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर का साग खाया, यही देखो ना। और यदि सुखड़ी न आ पहुंची होती तो सुदामा चरित्र, ध्रुवाख्यान और वह हरण आख्यान भी कहने लग जाता। बीतते वर्ष के दिन भी एक दो जगह मजलिस तो जमी, पर कान्जी उस ओर फटका तक नहीं। घर में कुछ चैन न मिलता देखकर उठा और मैं बैलों को देख आऊं कहता हुआ चल दिया। यद्यपि कान्जी की यह बात सच थी, तथापि वह केवल इसीलिए सीमा में घूमने नहीं निकला था। यदि उसने अपने अंतर को टटोला होता तो उसे स्वयं पता चल जाता कि इस समय उसे न तो आदमियों में बैठना अच्छा लगता था और न किसी से बात करना। उसके अंतरतम में तो वही पंक्ति गूंजती रहती थी, हर्ष से ब्याहे हम वन में भोजा, हर्ष से जलेंगे आज। और उसे भूलने के लिए उसने बड़ी बड़ी कोशिशें की, लेकिन जैसे वायु में मिली सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही रक्त के साथ मिले उस पंक्ति के भाव को भुलाना भी कठिन था। बैलों को सजाने की तैयारी करते हुए लड़कों के कुछ सवालों का जवाब देकर कांजी वापस लौटा। जब वह गांव में आया तब बुढ़ियाओं के अलावा सब लोग पूर्व दिशा वाले सिंह द्वार की ओर रवाना हो चुके थे। कांजी भी सीधा सिंह द्वार पर पहुंचा। गायों को सिंह द्वार पर पहुंचाने का काम समाप्त करके स्त्रियां और बालक गांव की ओर लौटे, जबकि पुरुष एक बहुत पुराने महुए की ओर मुड़े। सब लोग घेरा बनाकर बैठे थे। घर पीछे कम से कम एक एक आदमी तो है ही। यह तसल्ली कर लेने के बाद मुखिया खड़े हुए, बोले, लो चलो, अब किसकी बाट देख रहे हो? इस साल इतनी गनीमत है कि कोई लड़ा झगड़ा नहीं। इतना कहकर पास वाले आदमी से भेंटने को मुड़े। मुखिया से भेंटने के बाद वह आदमी भी मुखिया के पीछे चला और यूं भेंटने का काम पूरा हुआ। काफ़ी अंधेरा होने पर सब गांव की ओर मुड़े। अंतिम गीत गाया गया, जीते रहो तो मजलिस लगाना, मरने वाले का हो अंतिम प्रणाम। इसके बाद दिवाली और बीते वर्ष की एक ही क्रिया शेष रह जाती थी, और वह थी घर रहने वाले सगे संबंधियों से भेंटने की। इसके लिए जवान लड़के लड़कियां मेल मिलाप वालों से मिलने गांव में निकल पड़े। हर दिवाली को कांजी बड़ी भाभियों, काकियों आदि से मिलता मिलाता लगभग पूरे गांव का चक्कर लगाकर ही घर आता था, परंतु इस दिवाली को वह सीधा घर आया। भाभी से मिलकर उसका आशीर्वाद लिया और खत्ती पर बिछी खाट पर हुक्का लेकर बैठ गया। इसके बाद गांव के कितने ही युवक, लड़कियां और ब्यौहारी भी भाभी से मिल गए। जिनसे उचित समझा उनसे कांजी भी मिल लिया, परंतु इतने में ही जीवी आई और वह सन्न से रह गया। जीवी के भाभी से मिल लेने के बाद उसे खुद उठना चाहिए था, लेकिन न तो वह उठा और न जीवी ने ही कोई तत्परता दिखाई। तभी भाभी बोली, क्यों बैठे हो देवर? जीवी बहू तुमसे घूंघट तो काटती नहीं, फिर मिलने में क्यों? मिलने से ही क्या होता है, कान्जी ने कहा। इतने पर भी यदि जीवी तो अब चलूं बड़ी जीजी कहकर न चल दी होती तो शायद कान्जी मिलने के लिए खड़ा भी हो गया होता। कान्जी को भी ये अच्छा लगा कि मिलना इस प्रकार टल गया, कारण उसमें उसे छल लगता था। भले ही जीवी के साथ उसका अनुचित संबंध अथवा ऐसा कुछ न था, फिर भी देवर भौजाई का संबंध तो नहीं था ना। उसने मन में कहा, लोक की दृष्टि से चाहे भाभी भी वहम न करती हो, पर जैसा भगत जी कहते हैं दुनिया को छलना अच्छा है, पर मैं कोई अपने को थोड़े ही छल रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर जैसे भगत जी ही कान्जी से पूछ रहे हों, ऐसे कोई उसके अंतरतम में उससे पूछ रहा था, भले आदमी क्यों बनता है? हीरा के लिए तो माना भी जा सकता है, क्योंकि सच झूठ तो भगवान जाने, पर जैसा लोग कहते हैं उसके बाप और नानी काकी में, फिर नानी काकी तो आज भी हीरा पर अपने पेट के लड़के जितना प्यार करती है, इसलिए उसे हीरा को तो कदाचित धूलिया के प्रति लगाव भी हो सकता है। लेकिन तुझ में और धूलिया में ऐसा क्या था जो तूने तरस खाकर उसे औरत करा दी? और कुछ नहीं तो कम से कम इतना स्वार्थ तो है ही कि जीवी नज़र के सामने रहेगी। भोजा वेलू की अंतिम पंक्ति याद करते हुए एक भारी सांस लेकर वह हंसा और मन ही मन कहने लगा, भोजा ब्याहे थे हम घने वन में, और मन में निकाली थी बात,
और इसके बाद न जाने कैसे फिर एक मन भर का निश्वास निकल पड़ा।